हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था अबाउट केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ एंड अबाउट केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का पहला नियम जिसको अपन किरचॉफ का धारा नियम या फिर किरचॉफ का संधि नियम भी बोलते हैं, उस नियम के अकॉर्डिंग अपन ने बोला था कि किसी भी संधि या फिर जंक्शन के ऊपर इनकमिंग करंट का वैल्यू आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर निकलेगा। फिर इसके बाद में बोला था अपन ने कि किसी भी संधि के ऊपर धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। जहां से मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा था समेशन आई इज इक्वल टू 0। फिर बाद में अपन ने बोला था कि करंट केसीएल लॉ जो है वो आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करेगा। फिर बाद में अपन ने एक बात की थी किसकी, केवीएल लॉ की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग अपन ने बात की थी कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में किरचॉफ के द्वितीय नियम या फिर वोल्टता नियम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड सर्किट में या फिर किसी भी लूप के अंदर धारा और उससे संबंधित प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस क्लोज्ड लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अपन ने बोला था कि क्लोज्ड सर्किट में लूप का डायरेक्शन अपनी मर्जी से मान के चल सकते हैं। लूप का डायरेक्शन अपनी खुद की मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन अपन एज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद में नोट डाल के अपन ने 4 पॉइंट बोले थे। उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपन किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने बोला था कि क्लोज्ड लूप के अंदर यदि करंट का डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में हो तो आई और आर के गुणनफल को पॉजिटिव में लिखेंगे। करंट का डायरेक्शन यदि लूप के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आई और आर के गुणनफल को नेगेटिव में लिखेंगे। बात की थी अपन ने कि अगर लूप का डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो तो सेल का ईएमएफ पॉजिटिव में लिखेंगे, और यदि लूप का डायरेक्शन सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हो तो उस कंडीशन में अपन सेल का ईएमएफ नेगेटिव में लिखेंगे। यहाँ से अपन ने बोला था कि केवीएल लॉ या फिर किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। जहाँ से एक न्यूमेरिकल भी बोला था अपन ने, आज एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं केवीएल लॉ के ऊपर। जो न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल में गिवन है आपको कि एक आपका क्या है, घन है। एक घन गिवन है और इस घन की प्रत्येक भुजा के ऊपर एक प्रतिरोध, प्रत्येक भुजा के ऊपर 1-1 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। फिर इसके बाद में इस घन के पॉइंट, ये पॉइंट ए, और इस साइड में आपका जुड़ा है एक विद्युत वाहक बल सेल, जिसका विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट, और ये जुड़ा आपका पॉइंट डी से। इस सर्किट के अंदर अपन को कैलकुलेट करना है कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, परिणामी प्रतिरोध का वैल्यू कितना, और इस सर्किट में टोटल धारा, कुल धारा का मान कितना होगा। तो यहाँ से अगर बात करें कि यहाँ से आपका गिवन है कि 3I करंट फ्लो हो रहा है। 3I करंट अगर फ्लो है तो ये करंट यहाँ तक जाएगा, ये करंट इस पॉइंट के ऊपर आके 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, प्रतिरोध का वैल्यू अगर सेम हो तो उस कंडीशन में करंट इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ से 3I अगर है तो I करंट जाएगा आपका इस साइड में, ये आपका I, इस साइड में कितना जाएगा, इस साइड में भी जाएगा I करंट, और इस साइड में भी जाएगा आपका I करंट। बात कर रहे हैं कि ये I करंट जो है ये आगे जाके इधर इस पॉइंट के ऊपर डिवाइड होएगा, आगे इस पॉइंट पे इधर निकल जाएगा, फिर बाद में बाकी बचेगा आपका इधर। यहाँ से बोल के चल रहे हैं इस साइड में अगर जाएगा तो I/2, और इस साइड में करंट जाएगा आपका I/2। इधर से करंट जाएगा आपका I/2, ये करंट I/2, ये करंट I/2, ये I/2, तो दोनों मिलकर इस ब्रांच के अंदर करंट हो जाएगा आपका I, और फिर बाद में वापस यहाँ से टोटल कैलकुलेट किया जाए। यहाँ से अपन को देखना है कि इस सर्किट के अंदर क्लोज्ड लूप कहाँ पर है। क्लोज्ड लूप की अगर बात करें तो क्लोज्ड लूप यहाँ से लेके चल रहा हूँ मैं कि इस सर्किट के अंदर आपका क्लोज्ड लूप ये वाला है, और इस क्लोज्ड लूप का डायरेक्शन भी बोल दिया अपन ने कि इसका डायरेक्शन जो है वो आपका इस टाइप से है। ये क्लोज्ड लूप है। लूप के अंदर अपन को क्या करना है, इस क्लोज्ड लूप में केवीएल लॉ या फिर किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। और किरचॉफ के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग अपन को पता है कि किसी भी बंद सर्किट के अंदर धारा और उससे संबंधित प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग
उस क्लोज्ड लूप के अंदर उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहां से बोल रहे हैं अपन लूप में केवीएल लागू करने पर, इस लूप के अंदर अगर केवीएल किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अगर लागू करेंगे तो इसमें बोल रहे हैं कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू केवीएल समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई होता है। ये अपन को पता है, इसके अकॉर्डिंग चलना है कि इस क्लोज्ड लूप का एक ब्रांच अगर बोले तो एक ब्रांच है आपका ये वाला, इस ब्रांच के अंदर करंट है आपका आई और इससे रिलेटेड रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम। फिर बाद में एक ब्रांच है आपका ये वाला, इस ब्रांच में करंट है आपका I/2 और रिलेटेड रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम। फिर बाद में ब्रांच है ये वाला, इस ब्रांच के अंदर करंट है आपका I और प्रतिरोध 1 ओम। एक ब्रांच हो जाएगा आपका ये, इसमें प्रतिरोध नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। एक ब्रांच ये, इसमें भी प्रतिरोध नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। एक ब्रांच ये, इसमें प्रतिरोध नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। और एक ब्रांच ये, इसमें भी प्रतिरोध नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। जिस ब्रांच में प्रतिरोध और धारा हो उसी ब्रांच के अंदर करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल लेकर चलना है, क्योंकि जिसके अंदर प्रतिरोध नहीं होगा उस टाइम पर प्रतिरोध अगर प्रेजेंट नहीं है तो आर का वैल्यू 0 और आई गुणा 0 अगर करें, आई इंटू आर, आई 0 का अगर करें तो वैल्यू कितना आएगा 0, इसलिए उसको छोड़ेंगे। यहाँ से बात कर रहे हैं अपन कि इस ब्रांच की करंट आई है, इससे रिलेटेड प्रतिरोध 1 ओम है, तो दोनों का गुणनफल कितना आई और गुणा में 1। फिर इसके बाद में इस ब्रांच की अगर बात करें तो इस ब्रांच में करंट I/2 और प्रतिरोध है आपका 1 ओम। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन कि ये कितना हो जाएगा I/2 और इनटू में 1 ओम। प्लस में लिखे हैं फिर माइनस में, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लूप का डायरेक्शन आपका इस दिशा में है, लूप का डायरेक्शन भी इधर, करंट का डायरेक्शन भी इधर। इस ब्रांच में लूप का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन भी इधर, तो इसको भी किस में लिखेंगे पॉजिटिव में। फिर बाद में इस ब्रांच के अंदर करंट का डायरेक्शन इधर, लूप का डायरेक्शन भी इधर, तो इस ब्रांच में भी करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल पॉजिटिव में लिखेंगे तो ये आएगा आपका I/1। फिर बाद में इज इक्वल टू इस क्लोज्ड लूप के अंदर उपस्थित वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज ईएमएफ आपका ये है आपका 10 वोल्ट। अगर बात करें लूप का डायरेक्शन तो लूप का डायरेक्शन आ रहा है आपका सेल के, लूप का डायरेक्शन सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर हो तो सेल का ईएमएफ लिखेंगे अपन किसके अंदर पॉजिटिव में, तो इक्वल करके लिख दिया 10 वोल्ट, तो ये हो गया आपका 10 वोल्ट। कैलकुलेट अगर करें इसको तो ये हो गया आपका I प्लस I/2 प्लस I और इक्वल टू कितना 10। यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये हो गया I और I 2I और प्लस में I/2 और इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर एलसीएम लेके चलेंगे, ये आएगा आपका 5I/2 इक्वल टू 10। आई का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो I इक्वल टू कितना आएगा आपका 2 को इधर कर दो और इस 5 को नीचे कर दो, तो 10 इंटू में 2/5। I इक्वल टू अगर बोलेंगे तो कितना आएगा 5, ये कट गया 2, ये बची आपका 4 एम्पियर। यहाँ से अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि इस I का वैल्यू 4 एम्पियर है, मतलब हर एक ब्रांच, इन ब्रांचों के अंदर करंट कितना है I का वैल्यू 4 एम्पियर। अपन को कैलकुलेट करना है कि कुल धारा का वैल्यू कितना, तो टोटल धारा की अगर बात करें तो ये आएगा आपका कुल धारा, कुल धारा की अगर बात करें 3I तो इक्वल टू आएगा आपका 3 इंटू में I का वैल्यू 4, तो ये 4 इक्वल टू आएगा 12 एम्पियर। कुल धारा की बात करनी है अपन ने कि इस क्यूब के अंदर या फिर घन के अंदर टोटल धारा प्रवाहित हो रही है आपकी 12 एम्पियर। अब फाइंड करना अपन को आर इक्विवेलेंट प्रतिरोध की अगर बात करें कि परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, तो पूरे के पूरे सर्किट में या फिर पूरे के पूरे नेटवर्क में परिणामी प्रतिरोध अगर बोले तो ये आएगा आपका परिणामी प्रतिरोध और इक्वल टू विद्युत वाहक बल और बटे में कितना कुल धारा, कुल धारा। क्योंकि अपन को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू V/I होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होता है R इक्वल टू V/I, तो वहीं से लिखा हमने परिणामी प्रतिरोध बराबर विद्युत वाहक बल बटे में कुल धारा। यहाँ से बात कर रहे हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल अगर बोले तो विद्युत वाहक बल है आपका 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट अपॉन में
कुल धारा कितना है आपका 3I, तो ये 3I। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 अपॉन में 3I का वैल्यू कितना, 3I का वैल्यू 12 एम्पियर, तो ये हो गया आपका 12। कैलकुलेट अगर करेंगे ये आएगा आपका 5 और ये आएगा आपका 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6 ओम। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा 5 अपॉन 6 ओम। तो इस टाइप से अपन किसी भी सर्किट के अंदर अकॉर्डिंग टू KCL और अकॉर्डिंग टू KVL लॉ अप्लाई करके हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अननोन करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बाद में इस चैप्टर में आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु जो है उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि व्हीटस्टोन सेतु जो है उसकी सहायता से अपन अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अपन अननोन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु की अपन ने अभी डिस्कस किया। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से अपन किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, तो व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 प्रतिरोध होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 प्रतिरोध और उन चारों प्रतिरोधों को एक क्वाड्रिलेटरल, बात करें अगर एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अनुदिश जोड़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 प्रतिरोध और उन चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अनुदिश जोड़ेंगे। जैसे बात करें तो यहाँ पर इस प्रतिरोध को बोल दिया अपन ने P, इस प्रतिरोध को बोल दिया Q, इस प्रतिरोध को बोल दिया अपन ने R और इस प्रतिरोध को बोल दिया अपन ने S। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 प्रतिरोध, चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों दिशाओं के अनुदिश जोड़ेंगे। फिर इसके बाद में ये पॉइंट मान के चल रहे हैं, जैसे A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण, इस चतुर्भुज के एक विकर्ण BD के अनुदिश कनेक्ट करना अपन को गैल्वेनोमीटर, धारामापी और एक कुंजी। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं अपन कि ये है आपका विकर्ण और इस विकर्ण के अनुदिश जोड़ दिया अपन ने धारामापी और एक जोड़ दिया अपन ने कुंजी, जिसको बोल रहे हैं अपन केतु। शेष विकर्ण के दोनों सिरों पर, एक विकर्ण के सिरों पर तो जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर और कुंजी, और दूसरा विकर्ण बच गया आपका AC। दूसरे विकिरण के सिरों के बीच कनेक्ट करना अपन को एक बैटरी। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस बैटरी, जिसका विद्युत वाहक बोल रहे हैं V, और ये है आपका कुंजी K1, ये कनेक्ट कर दिया। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर जो आपका P और Q प्रतिरोध है, P और Q प्रतिरोध को क्या बोलेंगे अपन? P और Q प्रतिरोध को बोलेंगे अनुपातिक प्रतिरोध। और ये अनुपातिक प्रतिरोध जिस भुजा में जुड़े हो उस भुजा को अनुपातिक भुजाएं कहा जाता है। इसका मतलब AB और BC जो भुजा है वो आपका अनुपातिक भुजाएं, रेशियोनल साइड्स है। फिर बाद में अगर बात करें कि ये जो रेजिस्टेंस R है, ये R रेजिस्टेंस आपका ज्ञात प्रतिरोध है। R रेजिस्टेंस ज्ञात प्रतिरोध है। और S जो है ये S प्रतिरोध है, ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध। P और Q रेजिस्टेंस क्या है इसके अंदर? P और Q प्रतिरोध जो है वो तो अनुपातिक प्रतिरोध है। R प्रतिरोध जो जुड़ा है आपका R प्रतिरोध, इस R को बोलेंगे अपन ज्ञात प्रतिरोध। और फिर बाद में S जो है ये S है आपका अज्ञात प्रतिरोध। इस अज्ञात प्रतिरोध S का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है। बात करें अगर कि व्हीटस्टोन सेतु जो है उसका सिद्धांत क्या होता है, तो उसके लिए व्हीटस्टोन सेतु के चारों प्रतिरोधों को
पी क्यू आर एस चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से एडजस्ट करना है या फिर इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर धारा प्रवाहित ना हो। मतलब इस प्रकार से अपन को व्यवस्थित करना है कि गैल्वेनोमीटर की सुई जो है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन या फिर विक्षेप ना हो, गैल्वेनोमीटर का सुई हिले ना। और गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा, विक्षेप नहीं होगा, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इसका सिद्धांत क्या बोलेंगे अपन, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में इस व्हीटस्टोन सेतु के चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। कोई भी विक्षेप अगर उत्पन्न नहीं होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे इस गैल्वेनोमीटर का संतुलित अवस्था। गैल्वेनोमीटर में अगर कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा तो उस कंडीशन को गैल्वेनोमीटर का संतुलित अवस्था कहा जाता है। अपन को फाइंड करना है कि इस गैल्वेनोमीटर की संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, और वहीं से अपन को फाइंड करेंगे। अब हम लोग फाइंड करेंगे अज्ञात प्रतिरोध S के बारे में। तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि मान के चल रहे हैं अपन, यहाँ से करंट आ रहा है आपका कितना, टोटल I। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, टोटल I। ये करंट यहाँ तक आया आपका I, इस पॉइंट के ऊपर डिवाइड होएगा तो इस साइड मान के चल रहे हैं कि ये करंट इधर निकल गया I1, और इस ब्रांच में करंट निकल गया आपका I2। इस ब्रांच में करंट कितना निकल गया, I2। अगर बात करें अपन कि ये I1 करंट इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, और अपन ये बोल रहे हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी धारा विक्षेपित नहीं हो, इस टाइप से इसको एडजस्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इस लाइन के अंदर धारा बोल रहे हैं अपन Ig इक्वल टू 0। Ig इक्वल टू 0, Ig इक्वल टू इस ब्रांच के अंदर अगर धारा नहीं है तो ये I1 करंट यहाँ पर पहुंचेगा, इधर 0, आगे I1 का I1 जाएगा। इसी टाइप से ये आपका I2 करंट इस साइड में, इस ब्रांच में करंट 0 है तो ये डायरेक्ट निकलेगा आगे, इसको बोलेंगे I2, और इस साइड में ये आगे निकलेगा I1, ये I2, और टोटल वापस कितना I। यहाँ से अपन को बात करनी है कि अगर इस BD भुजा के अंदर विद्युत धारा का मान 0 है, BD भुजा के अंदर विद्युत धारा का मान 0 अगर है, तो इस अवस्था में B और D पॉइंट के ऊपर विभव का मान समान होगा। यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि अगर इस BD भुजा में गैल्वेनोमीटर में करंट अगर 0 है तो पॉइंट B और पॉइंट D के ऊपर विभव का मान समान होगा। विभव का मान अगर समान होगा तो उस कंडीशन में अब क्या बोलना है हमको, यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज बोल दिया V है, और यहाँ पे भी वोल्टेज कितना मान लिया अपन ने, V है। इसको मान लिया जैसे ये E है, यहाँ पे वोल्टेज V और यहाँ पे वोल्टेज V। अब इसके बाद में अगर ये बात करें अपन कि भुजा AB और भुजा AD की बात करें, भुजा AB और भुजा AD की, तो भुजा AB के अंदर ये पॉइंट A और भुजा AD के अंदर ये पॉइंट A कॉमन है। पॉइंट A दोनों भुजाओं में कॉमन है, और पॉइंट B और D के ऊपर विभव का मान समान है। क्यों? क्योंकि इस BD भुजा में विद्युत धारा का मान 0 है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर विभव इक्वल और यहाँ पे विभव भी इक्वल, तो इसका मतलब AB भुजा का विभवांतर और इस AD भुजा के विभवांतर के इक्वल आएगा। यहाँ से क्या बोल रहे हैं अपन, यहाँ से बोल रहे हैं भुजा AB का विभवांतर बराबर किसके, भुजा AD के विभवांतर है। और विभवांतर की अगर बात करें तो विभव बराबर क्या होता है आपका, V इक्वल टू IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उनको पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर होता है आपका IR। I मतलब धारा, R का मतलब प्रतिरोध। अगर बात करें भुजा AB के विभव की, तो भुजा AB के अंदर प्रवाहित धारा है आपकी I1, और इससे रिलेटेड प्रतिरोध कितना है, P। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल बराबर आएगा विभवांतर के। तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन I1 और इनटू में कितना, P बराबर भुजा AD की अगर बात करें तो भुजा AD के अंदर धारा I2 और इसका प्रतिरोध R है, तो ये हो गया आपका I2 इनटू में R। दोनों भुजाओं का प्रतिरोध, दोनों भुजाओं का विभवांतर इक्वल कर दिया। यहाँ से इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन भुजा BC और भुजा CD की, भुजा BC के अंदर और भुजा CD के अंदर पॉइंट C कॉमन है।
पॉइंट सी कॉमन है और पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर विभव का मान समान है। क्यों? क्योंकि अपन ने बोला था संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर करंट का वैल्यू 0, तो पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर विभव का मान समान होगा। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि इस भुजा BC और भुजा CD का विभवांतर भी समान होगा। तो यहाँ से लिख के चल रहे हैं, ये भुजा BC का विभवांतर, BC का विभवांतर बराबर आएगा आपका भुजा CD का विभवांतर। विभवांतर की अगर बात करें तो V = IR। भुजा BC के अंदर करंट का वैल्यू I1 और प्रतिरोध का वैल्यू Q है, तो दोनों का गुणनफल I1 × Q बराबर। भुजा CD के लिए अगर बात करें तो भुजा CD में करंट I2 है, प्रतिरोध S है, तो दोनों का गुणनफल I2 × S। इक्वेशन नंबर बोल दिए इसको। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में। तो यहाँ से बोल के चलते हैं कि ये तो हो गया आपका I1P और इसका लेफ्ट साइड है आपका I1Q = इसका राइट साइड है आपका I2R और इसका राइट साइड है आपका I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल और यहाँ से मिलेगा अपने को P/Q = R/S। इस अवस्था को संतुलन अवस्था कहा जाता है। संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध। व्हीटस्टोन सेतु के अंदर संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध आया आपका P/Q = R/S। इस फॉर्मूले से अपन अननोन करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अननोन करंट की अगर बात करें तो इस S का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस S को इस साइड में, Q जाएगा इधर ऊपर और P आएगा नीचे, तो S का वैल्यू हो जाएगा आपका Q/P और इंटू में R। इस फॉर्मूले से अपन अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे व्हीटस्टोन सेतु जो है वो संतुलन अवस्था में होना आवश्यक है। संतुलन अवस्था का मतलब इसके गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित ना हो या फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। फिर इसके बाद में बात करेंगे अपन कि इसके बाद में अपन को डिस्कस करना है। एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं अपन कि व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। व्हीटस्टोन सेतु जो है उसकी सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात अगर करें कि व्हीटस्टोन सेतु जो है उसके अंदर टोटल 4 प्रतिरोध होते हैं। उन चारों प्रतिरोधों को चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अनुदिश जोड़ेंगे। जैसे अपन ने जोड़ा था चारों भुजाओं के अनुदिश, इसके अंदर ये P और Q जो है ये आनुपातिक प्रतिरोध है, R जो है ये आपका ज्ञात प्रतिरोध है और S जो है ये आपका अज्ञात प्रतिरोध है। फिर बाद में चारों प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश जोड़ के इसके चतुर्भुज के एक विकिरण के अनुदिश गैल्वेनोमीटर और कुंजी केतु जोड़ेंगे। बच गया आपका दूसरा विकिरण। दूसरे विकिरण के बीच में जोड़ेंगे अपन एक सेल या फिर बैटरी और कुंजी केबल जोड़ेंगे। फिर इसके बाद में अपन को इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिसके कारण गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप उत्पन्न ना हो। गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप अगर उत्पन्न नहीं होगा तो इसका मतलब इस विकर्ण के अंदर धारा का मान 0, और विकर्ण के अंदर धारा का मान अगर 0 है, इस अवस्था को गैल्वेनोमीटर की, इस अवस्था को व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहा जाता है। और इस संतुलित अवस्था के लिए बोला हमने, यहाँ से कैलकुलेट करके संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध आया P/Q = R/S। यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध कैलकुलेट कर सकते हैं, S = Q/P इंटू में R। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।